अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज की अनाउंसमेंट कर दी है एट अ क्रूशल टाइम, जबकि एक जानिब हम देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली जहां जहां फिस्कल साइड पे करंट गवर्नमेंट को कुशन मिल रहा है, फॉर एग्जांपल टैक्स रेवेन्यूज टारगेट से ऊपर हुए, उससे थोड़ा कुशन मिला। दूसरी जानिब से जहां भी फिस्कल कुशन मिल रहा है, करंट गवर्नमेंट ये फोकस कर रही है कि आवाम को उसके बेनिफिट्स को ट्रांसफ़र किया जाए। रिसेंटली 120 बिलियन रुपीस का जो पैकेज अनाउंस किया गया है 6 महीनों के लिए, 30% डिस्काउंट के ऊपर एक बड़ी तादाद में वो फैमिलीज जो एहसास प्रोग्राम के तहत ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनको सस्ता आटा, घी और दालें मिलेंगी। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। देखिए, बहुत सारे मेजर्स ऐसे हैं इकोनॉमी के अंदर जो कि हम एग्जॉजिनस शॉक के तौर पे ले रहे हैं, जो हम इनहेरेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की वजह से, जो टेम्पररी है, शॉर्ट टर्म है, लेकिन वो एज एग्जॉजिनस शॉक आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं। उसका हम अभी कुछ नहीं कर सकते, बट द करंट गवर्नमेंट इज सेइंग कि जहां भी कुशन मिले हम पास ऑन करें सब्सिडीज को, और ये देखें कि ये मुश्किल वक्त किस तरीके से निकल सकता है। जिस तरह इंटरनेशनल प्राइसेस दोबारा से कम होती हैं, ऑयल प्राइसेस गिरती हैं, तो हम देखेंगे इन्फ्लेशन में कमी आने की इम्कानात रोशन है। बट अगेन फॉर द टाइम बीइंग अ टफ मेजर, अ गुड मेजर जो कि करंट गवर्नमेंट ने लिया। हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं पाकिस्तान में हुकूमत की पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए, इसके क्या समरात निकल सकते हैं और आगे चल के ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ का मोमेंटम अभी है कैसा। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब जो कि मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे प्रोग्राम में भी शामिल होते रहते हैं, अच्छी खासी गहरी नज़र रखते हैं खासतौर पर इंडस्ट्रियल इशूज़ पे, एसोसिएशंस के इशूज़ के ऊपर, एक्सपोर्ट आउटलुक के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू सो मच। देन वी हैव विद अस मिस्टर आसिफ अरसलान सुमरो साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, एमडीए के एसबी सिक्योरिटीज के। He knows a very strong understanding, he possesses a very strong understanding on the economy as well. Corporate profitability के ऊपर उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या इंसाइट्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू। देन वी हैव विद अस फरहान रिजवी साहब जो कि कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, जेएस ग्लोबल से इनका ताल्लुक है, खासतौर पर रिसेंटली अभी पाकिस्तान में वन ऑफ द लीडिंग ट्रेडर्स के अंदर इनको शुमार किया गया है सीएफए के अवार्ड के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू बाकर। थैंक यू। इश्तियाक साहब, सबसे पहले आप बताइए कि अ टफ टाइम, पिछले 3 महीने हमने देखा करंट अकाउंट भी काफ़ी डिटेरियोरेट हुआ, एक्सचेंज रेट की जानिब से भी प्रॉब्लम्स हमने देखा कि फेस की पाकिस्तान ने। दूसरी जानिब जहां कुशन मिला गवर्नमेंट ने वहां पे दिया कि वो कुशन पास ऑन करें, फोकस बनाया कि वो कुशन पास ऑन किया जाए, और यही हम देख रहे हैं कि लेटेस्ट पैकेज की सूरत में सामने आया। व्हाट इज योर इनसाइट सेइंग? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब बजट अनाउंस हुआ था तो उस वक्त तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि सिचुएशन ऐसी हो जाएगी और प्राइसेस इतने बढ़ जाएंगे, तो उस वक्त हमने कोई प्रोविज़न नहीं रखा था। अब ये 120 बिलियन जो हम निकाल रहे हैं, इसके 2 तरीके थे। एक तरीका तो ये है कि हम फर्दर टैक्सेस लगाएं लोगों को, तो फिर महंगाई उससे बढ़ेगी और लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और दूसरा तरीका ये था कि इस बार एफबीआर की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत अच्छी रही है, और इवन आईएमएफ जो है वो भी काफ़ी हद तक मुतमईन है। आईएमएफ को तो आप जानते हैं कि हमेशा ही वो थोड़ी सख्त रवैया अख्तियार करता है, और इस बार तो मैं ये सोच रहा हूँ कि समहाउ आईएमएफ का रवैया इज़ नॉट वेरी फेयर विद अस। और इसको मैं क्रेडिट देता हूँ कि जब हमने उनको एब्सोल्युटली नॉट कहा तो 2 चीज़ों पे हमें वो तंग कर रहे हैं या आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। एक तो एफएटीएफ ने देखा आपको, हमको फिर ग्रे लिस्ट में रखा, और ना हमें रखा बल्कि हमारे दोस्त जो टर्की थे बेचारे उसको भी, क्योंकि वो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करते हैं, उनको डाल दिया। मज़े की चीज़ ये है कि अफगानिस्तान जो है, हाँ अभी देखिए अफगानिस्तान जो है वो उसके अंदर है, तो इंडिया जो है हाँ जी वो वाइट लिस्ट में है, तो ये मेरे ख्याल से वेरी अनफेयर। दूसरी बात ये हो रही है कि आईएमएफ इस वक्त काफ़ी सख्त शराइत भी रख रहा है जो ट्रेंच उन्होंने रिलीज़ करनी है उसके लिए। और एक उनकी शर्त जो थी, जो हमने कमिटमेंट भी उनसे किया था कि 600 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी की उसके अंदर मतलब हम उनको कलेक्शन करेंगे। अच्छा, अगर हम 600 अरब रुपए की बात करते हैं तो कम से कम मेरे ख्याल से 30 रुपये बढ़ना चाहिए था पेट्रोल, जो कि अभी तक शायद 10-15 रुपये अगर बढ़ भी गया है, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि हमें फर्दर तैयार रहना चाहिए कि इसके अंदर फर्दर जो है इसके अंदर इजाफा होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि इतनी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस में फ़र्क नहीं आया है पेट्रोलियम की वजह से। ये क्योंकि हमें लेवी देनी है, इनको 600 बिलियन इकट्ठा करना है, तो डेफिनेटली प्राइसेस हमने बढ़ने पेट्रोलियम लेवी बाय द वे अभी बहुत कम है। जी हाँ, अब इंक्रीज होगा उसके अंदर। अब अगर प्राइसेस इंटरनेशनली डिक्रीज हो तो हम पेट्रोलियम लेवी बढ़ा के कुछ वो कर सकते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये हुई है कि 120 अरब रुपए जो हैं, इससे देखिए कुछ रिलीफ तो मिलेगा लोगों को, क्योंकि लोग वर्चुअली अब दीवार से लग गए थे।
और दूसरी देखिए सबसे बड़ी चीज़ हमारी जो प्रॉब्लम एग्रीवेट हो रही है ना, उसकी जो मेन मंगाई की वजह जो मैं सोचता हूँ वो ये हुआ है कि हमारा 40% ये जो डी वैल्यू हुई है हमारी करेंसी, इट मीन्स के ईडेबल ऑयल हो गया, ऑयल जो पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, चाय हम इंपोर्ट करते हैं, दालें हम इंपोर्ट करते हैं, 40% तो ये वन गो के अंदर इसके अंदर इजाफा हो गया। प्लस मार्केट के अंदर भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस हुए हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि 120 बिलियन ये है कम से कम लोगों के आंसू इससे पूछेंगे। और मगर इसके साथ साथ हमें ये भी चाहिए, जो कल से ये जो न्यूज़ आनी शुरू हुई हैं जिसमें चीनी को आपने देखा जिस रफ्तार से प्राइस बढ़ गए हैं, डेट इज़ वेरी सैड। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना करता हूँ कि हमारा ये नहीं कि कोई शुगर केन की हमारी क्रॉप खराब हुई है, क्रॉप हमारी बिल्कुल सही रही है, मगर ये होल्डिंग कहीं पे हो रही है और जिसकी वजह से प्राइस इसी के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अरसलान, सबसे पहले अपना पर्सपेक्टिव दीजिए अबाउट द करंट इकोनॉमिक आउटलुक, कि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़े से हेडविंड्स आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक साइड पे, अगर देखें एक्सटर्नल साइड के ऊपर, बट नाउ अगेन हम देख रहे हैं थोड़ी सी प्राइसेस स्टेबलाइज हो रही हैं। डू यू फील कि यहाँ मोमेंटम ग्रोथ का बरकरार रहेगा? जी बाकर, आई पर्सनली फील कि देखें एवरी 6 मंथ्स वी आर हैविंग एन इकोनॉमिक शॉक। पहले अगर वो कोविड की बात करें, कोविड के बाद हमारी इकोनॉमी रिज्यूम हुई थी, तो फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस आपके बढ़ने लग गए थे $40 से, नाउ दे आर होवरिंग नियर $80। सो इन 12 मंथ्स दे आर अप 100%। अच्छा, हमने क्या किया था, फेब के अंदर हमने ये डिसाइड कर दिया था जब करंट इकोनॉमिक टीम आई थी कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनको हम पॉज कर देंगे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन फेज। अब नॉर्मलाइजेशन फेज के अंदर आपको मुश्किल फैसले लेने होते हैं जो आपने पहले नहीं लिए, उसके लेने की ज़रूरत है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है, पावर एंड गैस बोथ, वो इस वक्त स्ट्रक्चरली फ्लॉड है। इस वक्त हम लोग कॉस्ट भी अपनी रिकवर नहीं करते। जो मुश्किल तरीका होता है रिकवरी इंप्रूव करना, एफिशिएंसी लेके आना, वो तो लंबा तरीका होता है, उस पर तो अभी तक काम नहीं हुआ टू दैट एक्सटेंट जितना होना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट ने बड़ी जल्दी रिएक्शन दिखाया है, हमें उसका क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि जब बजट के बाद फॉरेन से इंपोर्ट बिल बढ़ने लगा था, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ रहा था, तो क्योंकि आपका जो स्टेट बैंक ने इस वक्त करेंसी को थोड़ा मैनेज फ्लोट ही रखा हुआ है, तो वो बैलेंस ऑफ हो गया है। भले आपकी 175 करेंसी गई थी, अब 170 तक आ चुकी है, लेकिन आपका ट्रेड डेफिसिट नॉर्मलाइज हो रहा है। आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर सस्टेनेबल डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है, जो हमें एक इकोनॉमिक नीड है। ये मोमेंटम कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, इसको तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें एड्रेस करना होगा। दूसरा, जो हमारे फिस्कल लॉसेस है, फिस्कल लॉसेस मतलब जो गवर्नमेंट को लॉसेस बर्दाश्त करने होते हैं, चाहे वो आपके बिजली के ऊपर हो, चाहे वो आपके स्टील मिल, रेलवेज और पावर सेक्टर के अंदर हो, उनको कर्टेल करने के लिए बड़ा जल्दी है कि हम प्राइवेटाइजेशन एक्सेलरेट करें, ताकि एक फॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ या लोकल मार्केट के इन्वेस्टर्स आएँ जो इनएफिशिएंसीज है सिस्टम्स की, उनको कंट्रोल करें। तो ये दो एंगल्स अगर हम देखें इस वक्त। अब तीसरा एंगल जो ये रह गया है वो है मॉनेटरी पॉलिसी का। स्टेट बैंक भी नवंबर एंड में इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ाएगा, ताकि इंपोर्ट्स अपनी मैनेज करें और एक्सपोर्ट जितनी ग्रोथ हो रही है उसको एक बैलेंस रफ्तार के अंदर लेके चले। कल भी जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था, इन कंपनीज़ की अपनी जो कैश फ्लो साइकिल्स हैं जो चोक कर दी गई हैं, उनमें काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा अभी आपने जो OMCs में देखा, यानी PSO में भी देख रहे हैं हम, सर्कुलेटेड के इशूज़ हैं, नई चीज़ें और पाइल अप हो रही थी लेवी की वजह से, जो आप जो है दूसरे अकाउंट्स में लेके जा रहे थे। ये चीज़ें जो है मेरे ख्याल में अगर आप इनको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लें तो शायद चीज़ें इतनी बार बार पाइल अप नहीं होंगी। पॉलिसीज़ एक दफ़ा बन जाएं, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो, हर दफ़ा वो पॉलिसी चेंज ना हो जस्ट टू सेटल टेम्प्रेरी थिंग। आप अगर एक दफ़ा कड़वा घूंट पी लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा, पेट्रोलियम मार्जिन का क्या सूरत हाल है कि पेट्रोलियम मार्जिन्स बढ़ाने की बात हो रही थी कि उसको बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर को कुशन मिलेगा, उस पर क्या अपडेट्स हैं? देखिए, मार्जिन आप बढ़ाएंगे, फिर आप अगेन आपको वही पास ऑन करने पड़ेंगे, फिर आप पे एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा। आप अभी तो इस सिचुएशन में है ही नहीं कि आप किसी भी किस्म का कोई ऐसा बर्डन डालें अपनी इन्फ्लेशन पे। अभी आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट हाइक नज़र आना शुरू हो जाएगा। मे बी पॉसिबल स्टेट बैंक जो है कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिससे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक नज़र आए। अगर आप अभी लास्ट टी बिल ऑक्शन देखें तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि वो 30 बेसिस पॉइंट जो है जैसा ऊपर इंक्रीज़ आया उसमें जो शॉर्ट टर्म पेपर है। तो मुझे लगता है कि ये अभी ऑयल प्राइजेस सस्टेनेबल लगते नहीं है, कमोडिटी प्राइजेस शायद थोड़ा बहुत नीचे आना शुरू हुए हैं, मगर जिस तरह की डिमांड जनरेट होना शुरू हुई है दुनिया भर में, जिस तरह की सप्लाई साइड क्राइसिस हैं, अगर आप शिपिंग लाइन क्राइसिस देखें, दूसरे क्राइसिस देखें, ये सीरियस किस्म के क्राइसिस हैं। यानी सप्लाई साइड क्राइसिस आपको नए
इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर ये सेटल नहीं हुए तो आपके लिए बहुत मसले हैं। और आप यानी ऐसा कंट्री जो बेस्ड इम्पोर्ट पे करता है, यानी आपके पास तो कुछ भी अपना नहीं है ना, ठीक तो है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। डिस्काउंटेड, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिस्काउंटेड इंक्रीज आर यू लुकिंग एट? मुझे लगता है इस मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट जैसा इंक्रीज आ जाएगा। 100 बेसिस पॉइंट, व्हाट आर यू लुकिंग एट? जी आई थिंक 75 pips. 75 बेसिस पॉइंट। जी सर। सर इवन 75 और 100 जो भी हम ले रहे हैं इस वक्त जो इंडस्ट्री है मतलब उसकी डिमांड ये है और FPCCI की डिमांड भी ये है कि इसके अंदर इंक्रीज नहीं किया जाए, क्योंकि देखिए जब भी हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ है, उसका नुकसान ज़रूर हुआ है। और देखिए इन्फ्लेशन को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, देखिए हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है महंगाई की, इन्फ्लेशन से हम आउट हैं। अगर हम मिसाल ये देते हैं कि जनाब इंडिया के अंदर 250 रुपए का है और बांग्लादेश में है, दोनों जगहों पे इन्फ्लेशन जो है वो हमसे कम है। हम 9% के ऊपर खड़े हुए हैं, वो 5 और 6% के दरमियान शायद मतलब है, जबकि फूड इन्फ्लेशन जो है हमारा वो और ज़्यादा की तरफ जा रहा है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी तरह हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। देखिए जब तक हम अपने रेवेन्यू को, देखिए हमारे पास आज 120 बिलियन हमने क्यों दिया है? जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई थी आपको पता है कि हमारे टोटल रेवेन्यू की कलेक्शन जो थी वो शायद 3000 अरब भी नहीं थी। जब मियाँ साहब गए तो 4000 अरब पे आ गई। अब हमने ऑलमोस्ट जो IMF ने हमको दिया 5800 के करीब हम पहुंच गए शायद। सर देखिए एक तो हम कलेक्शन में अच्छे जा रहे हैं, मतलब उसमें एक्सपोर्ट्स को हमको बढ़ाने की बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट्स में क्या हो गया है कि हम जब तक अपने ट्रेडिशनल आइटम्स को लेके जाएंगे और ट्रेडिशनल मार्केट पे जाएंगे हम 1 बिलियन भी नहीं बढ़ा सकते। इस वक्त जो 2 एरियाज हैं जिसके अंदर हम थोड़े से पैसे कमा सकते हैं, एक तो IT। कैन यू इमेजिन हमारी टोटल IT की एक्सपोर्ट जी 2 बिलियन है, इंडिया की जो टोटल IT की एक्सपोर्ट है 200 बिलियन है। तो लुक एट द, और ये हमारे यंगस्टर्स जो हैं मतलब उसको बढ़ा सकते हैं। अभी recently उसमें आपको रॉ मटेरियल की भी आपको उसके अंदर काफ़ी जरूरत इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। है। फ्रीलांसर की जानिब से भी काफ़ी एक्सपोर्ट्स की हम देख रहे हैं कि नंबर्स हैं, नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स हैव इंक्रीज। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी मिनिस्ट्री ऑफ IT काम कर रही उनकी है। कोई मदद नहीं कर रही है। मैं आपको बता अच्छा, अभी रहा हूं रिसेंटली कि बाय द वे इंडिया, अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स हैव हैपेंड दैट इज द रिसेंटली। ओनली एरिया। देखिए हमारी रेमिटेंसेस जो थी 19 बिलियन हुआ करती थी, कहाँ पे 29। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं हुआ कि उन्होंने हमें कोई ज़्यादा रेमिटेंसेस देनी शुरू कर दी। मेरा खुद मुल्क से बाहर बिजनेस है और इसका क्रेडिट मैं देता हूँ FATF को। उन्होंने सख्ती की, हुंडी नहीं होगी, हवाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, लोगों ने बैंकिंग चैनल किया और अभी इसके अंदर फर्दर गुंजाइश है। तो इसी तरह अगर हम IT सेक्टर को थोड़ी सी तवज्जो, देखिए मेरा खुद टेक्सटाइल से ताल्लुक है, हम हमेशा हुकूमत से कहते हैं कि जी आप हमको सब्सिडी दें, हमें कम रेट पे दें, हमें ये दें वो दें। क्या बताएं, क्या टेक्सटाइल पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं? क्योंकि टेक्सटाइल पे आप काम टेक्सटाइल भी में करते हैं। ऑर्डर है, हो क्या रहा है कि अमेरिका क्या कर रहा है कि इस वक्त चाइना के ऊपर उन्होंने सख्ती की है, कर्टेल कर रहा सही। है। और इस वक्त कोविड की वजह से होम टेक्सटाइल की मार्केट तो पूरी दुनिया में हर एक आदमी को टॉवल्स चाहिए, बेडशीट चाहिए, पिलो कवर चाहिए, ये तमाम सही चीज़ें है। चाहिए। और चाइना से उनकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही है तो स्पिल ओवर होकर हमारी तरफ ऑर्डर्स आ रहे सही हैं। है। मगर अगर आप बिजली महंगी कर देंगे, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा कि थोड़ा हिकअप्स हमको आएंगे सही। आई थिंक exports के अंदर। सो इंटरेस्ट रेट इंडस्ट्रियलिस्ट तो ऑब्वियसली 100 बेसिस पॉइंट्स में तो एक बड़ा ही ऑपोजिशन है। अराउंड 1.75 to 2% रियल इंटरेस्ट रेट हम देख रहे हैं कि वो अभी नेगेटिव होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो इन्फ्लेशन को देखते हुए कि यहाँ से इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइसेस गिरेंगी, थोड़ी इन्फ्लेशन रुकेगी या कम होगी, आई थिंक 50 to 70 बेसिस पॉइंट्स इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। व्हाट डू यू थिंक? जी आई बिलीव जब स्टेट बैंक गवर्नर साहब ने जब अपनी पॉलिसी रिवर्स की थी तो उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली कहा था कि हमारी नेक्स्ट जो टाइटनिंग होगी या बढ़ाएंगे वो ग्रेजुअल और मेजर्ड होगी। तो अगर 25 बिप्स के बाद फौरन वो 100 बिप्स पे जाएंगे तो मेरे ख्याल से ही विल बी चेंजिंग हिज ओन स्टांस। और बड़ा कैटेगोरिकली स्टेट बैंक के गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर ने कहा है कि उनके जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं वो है 5 to 7%। अब शॉर्ट टर्म में उनको नज़र आ रहा है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो अगर ये 75 बिप्स इंक्रीज करते हैं तो आपका जो लॉन्ग टर्म रियल इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव होने की तरफ जा रहा है 1% से, अगर 8% तक लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है डायरेक्शन वही वो लेना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक्सपेक्टेशन बड़ी जल्दी चेंज हो जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर 50 बिप्स इंक्रीज करते हैं तो लोग बोलते हैं अगली मरतबा 75 होगा। 75 करके अगर वो टेपरिंग करते हैं तो आई थिंक दिस वुड बी द राइट स्ट्रैटेजी। हैविंग सेड दैट, अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट, आई थिंक हमारी कुछ जो पॉलिसीज हैं, हम लोग टेक्सटाइल की बात कर रहे थे, टेक्सटाइल में उनकी ज़्यादातर डिमांड होती है कि कंपेरेटिव गैस और इलेक्ट्रिसिटी रेट हो। इट्स अ मैटर ऑफ डेज कि टेक्सटाइल पॉलिसी जो है अप्रूव हो जाएगी। उन्होंने पिच ये दी है कि
कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम का जो एवरेज रेट हो एनर्जी का, आप वही हमें दे दें, सही है। ताकि जो है हम लोग उस पे भी फीजिबल हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल डिसएडवांटेज ना करें। देखिए टेक्सटाइल पे वी हैव टू से गवर्नमेंट ने फर्स्ट ईयर से काम किया था सही। और उसका फ्रूट आज नजर आ रहा है। टर्फ फाइनेंसिंग भी आपकी आ रही है, डबल डिजिट ग्रोथ है। सही। ऐसे ही हमें फोकस करना चाहिए और सेक्टर्स के ऊपर जहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। फॉर इंस्टेंस पेट्रोकेमिकल आपका सेक्टर है, आप इधर 1.5-2 अरब डॉलर्स की रिफाइनरी लगाएं, जो आप इंपोर्ट करते हैं केमिकल्स उसको लोकली प्रोड्यूस करें। सेकेंडली आप रिफाइनरीज लगाएं क्रूड के लिए, क्रूड के प्रोसेसिंग के लिए। थर्डली आपको पता है बाकर, काफ़ी आजकल मीडिया में डिबेट भी चल रही है कि हमने LNG के कार्गोज इंपोर्ट किए $30 पर MMBTU पे। हमारे पास लोकल कंपनीज हैं जो स्टेट ओन्ड है, फॉरेनर्स तो हमारे पास चले गए हैं, लेकिन OGDC, PPL, इनको आप इंसेंटिवाइज करें, इनके कैश फ्लोज उनके फ्री अप करें। अब लोकली जो चीज़ $5 में रुपए के हिसाब से बना सकते हैं, उसके टैक्स रेवेन्यूज हैं, और हम लोग वही इंपोर्ट करते हैं $30। अच्छा, लोकली आप कह रहे हैं कि $5 पर MMBTU के हिसाब से बना सकते हैं। $6 अगर कुछ नई जगह पे आप जा रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव दे देती है $1.5-2। लेट्स इवन से $6 to $8। $6 to $8, बट दिस इज लोकल कॉस्ट। इसमें आपको डॉलर्स उनको पे नहीं करना, उनको रुपी पे करने, आपकी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि हमारा गैस का जो डेफिशिएंसी वो बढ़ती जा रही है। सो फोकस आज अगर करेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, इसकी पॉलिसीज आपको 4 साल बाद नजर आएंगी। तो पॉलिसीज शुड बी मेड फॉर 5 years and 10 years। आपको देखें कुछ सक्सेसफुल पॉलिसीज, मैंने टेक्सटाइल का जिक्र किया, सिमिलरली गाड़ियों के अंदर देखें अभी मार्केट में कंपटीशन आ गया है, नए कोरियन ब्रांड्स आ गए, चाइनीज ब्रांड्स आ गए, सबके ऊपर प्रेशर है एंड पीपल आर लाइकिंग इट। लास्टली फॉर इंस्टेंस आप देखें यहाँ पे मोबाइल असेंबलिंग की भी पॉलिसी आई थी, उसके भी फ्रूट्स हमें नज़र आ रहे हैं। सैमसंग, शाओमी, ओप्पो एटसेट्रा, ये सब अभी लोकलाइज कर रहे हैं। तो फोकस अब होना चाहिए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसीज को एक्सपेडाइट करें। गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 साल है। सही, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट थी फरहान। अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन हैपनिंग। बहुत सी चीज़ें प्राइवेट चैनल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं की जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हम खबरें देख रहे हैं कि लोकल कंपनीज, OGDC, PPL, ये लोकल प्रोडक्शन अपनी रैंप अप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइसेस। दे वांट के लोकली हो, फॉरेन एक्सचेंज बचाया जाए। व्हाट्स हैपनिंग इन दिस स्पेस इन दिस रिगार्ड, खास तौर पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लेके? देखिए, अगर प्रॉपर लोकलाइजेशन पे फोकस नहीं करेगी गवर्नमेंट ने, जैसे कर रही है, यानी हमने पहले दिन से देखा, हमने ऑटो सेक्टर में भी देखा, हमने दूसरी जगहों पे भी देखा। बट अगर ये इस तरह और इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, लोकलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, जो जिन कंपनीज ने आपको पहले से कमिटमेंट दिया था कि हम वो कम्प्लीटली लोकलाइज कर लेंगे चीज़ों को, उनसे बात पुरस नहीं होगी कि उन्होंने अब तक लोकलाइज नहीं किया। ऑटो इंडस्ट्री में अभी तक बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें मौजूद हैं। यानी अभी भी आपकी जो ऑटो इंडस्ट्री है वो अपने बहुत सारे स्पेयर पार्ट जो है बाहर से मंगवा रही है। 250 मिलियन की आबादी है हमारी, और हम बहुत सारी चीज़ों को लोकलाइज नहीं कर सके। सही। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि अगर उन्होंने कमिटमेंट किया था 5 साल, 10 साल, 15 साल में, नाउ इट्स बीन 40 years, सारी कंपनीज काम कर रही हैं, वो कहाँ है लोकलाइजेशन की जो उन्होंने कमिटमेंट की थी? सही। तो इस पे गवर्नमेंट को प्रॉपर पॉलिसी बनानी होगी और स्ट्रिक्ट रहना होगा अपनी रवैयों के साथ। यानी चाहे गवर्नमेंट आए या दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, ऐसी पॉलिसीज बने जो अगले 10 साल भी इम्प्लीमेंटेशन रहनी चाहिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म डिसीजन हो, शॉर्ट टर्म आवाम को खुश करने के डिसीजन ना हो। यानी टू गेट द वोट्स ये डिसीजन नहीं होने चाहिए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए डिसीजन होंगे, मेरे ख्याल में मसले हल हो जाएंगे। ठीक है। आई थिंक सीमेंट सेक्टर पे थोड़ी नज़र डालिएगा, क्योंकि सीमेंट सेक्टर पे भी गवर्नमेंट ने, एक तो टेक्सटाइल पे बात की हमने, दूसरा सीमेंट सेक्टर पे आने के साथ ही हमने देखा कंस्ट्रक्शन को रैंप अप किया। जो कुछ लीगल मसले थे उनमें क्लॉजेस लेकर आए कि ताकि आपका मॉर्गेज के इशूज़ ख़त्म हो। जो कि जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर एक बड़ा इशू था कि कोई जाके स्टे ऑर्डर ले लेता था, आपने लोन दिया, लोन आपको वापस नहीं मिल रहा, तो वहाँ भी काफ़ी इशूज़ रिजॉल्व किए। प्लस दूसरा पैकेजेस लेकर आए। हाउ डू यू सी द रियल एस्टेट एक्टिविटी राइट नाउ? देखिए, रियल एस्टेट एक्टिविटी का बूम तो हम देख ही रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, जिस तरह से, यानी ये पोस्ट कोविड शुरू हुआ और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने आके पॉलिसीज़ भी बनाई कि रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट करेंगे। हमने इस, यानी आप अगर सीमेंट सेक्टर की ग्रोथ देखें तो इट्स मैसिव ग्रोथ है। यानी 30 मिलियन टन की कैपेसिटी बढ़ाई थी। इंडस्ट्री में लोग बात करते थे कि यार इनको ईयर ऑन ईयर 30% ग्रोथ चाहिए सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए। इतनी मैसिव ग्रोथ आई है कि दूसरी नई कंपनीज अब एक्सपेंशन की तरफ जा रही हैं। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो साल पिछले 2 साल उन कंपनीज की कॉर्पोरेट अर्निंग को बढ़ाने के थे, वो उस पर मार्जिन ही नहीं बना सके। प्राइस इंक्रीज हो, पास ऑन भी किया, कोल प्राइजेस का भी इम्पैक्ट आया, बहुत सारी चीज़ें होती नहीं। तो आई थिंक ये अब 1.5 साल बाद इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा, 1.5 साल बाद वो उसका इम्पैक्ट आना दोबारा से शुरू हो जाएगा। बट मुझे इस सेक्टर की ग्रोथ में कोई इशू नज़र नहीं आता। ऑलरेडी सीमेंट स्टॉक बहुत बॉटमाइज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट कर चुकी हैं सारी प्राइजेस। तो सीमेंट सेक्टर आपको लगता है कि यहाँ
सो लेट्स से टू थिंग्स, टेक्सटाइल सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, दो सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने बहुत फोकस किया और उसके समरात भी हमने देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ में आना शुरू हो गए और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की ग्रोथ और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी में आना शुरू हो गए। तीसरा आपने आइडेंटिफाई किया आईटी सेक्टर, उसमें आप समझते हैं कि मजीद फोकस होना चाहिए। सर इसके अंदर सबसे बड़ी आईटी के अंदर जो चीज़ है कि हमें देखिए, अब मेरा टेक्सटाइल से ताल्लुक है, हम काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, आजकल यान भी इंपोर्ट हो रहा है जनाब, केमिकल्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं, तो 30-40% जो है आपका, अगर कोई चीज़ आप $100 की दे रहे हैं उसमें 30-40 डॉलर्स जो है वो आपके सही है, वो बाहर के import रेवेन्यू होते बन हैं। रहे हैं। IT एक ऐसी चीज़ है, हमारा नेबरिंग कंट्री को देखना, 200 अरब, सर हमारी टोटल एक्सपोर्ट 25-26 है, उनका एक आइटम जो है वो सिर्फ अगर 200 अरब कर रहा है तो डेट इज समथिंग, इसके अंदर स्कोप है। मगर हुकूमत क्या कर रही है, अभी भी जब आईटी के लोगों के सब मेरी बात होती है तो हुकूमत उनको अगर थोड़ी सी कुछ मदद करे, उनको जगह दे, उनको कंसेशनल रेट्स दें, ये तमाम चीज़ें दें। देखिए हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अभी भाई भी ये कह रहे थे कि हम जो हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन दिस रीजन। अब आप मैं किस तरह, मुझे आप कहेंगे कि मैं इंडिया से compete करूं, बांग्लादेश से compete करूं, अगर आप मुझे सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव दे रहे हैं, तो कम से कम वो सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, अगर उनको सब्सिडाइज आप थोड़ी सी एनर्जी वगैरह देते हैं तो देन ओनली दे विल बी एबल टू compete विद इंडिया एंड चाइना एंड बांग्लादेश। जी हाँ, दूसरी चीज़ हमारा ये कि रेवेन्यू को हमने बढ़ाना है। जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन हुआ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी का कयाम वजूद में आया है और उसके तहत काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव दिए गए हैं। हर शहर के अंदर स्पेसिफिक एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट और तमाम तरह चीज़ें, प्लस फॉरेन फर्म्स को टैक्सेशन के बेनिफिट्स भी दिए हैं। और दूसरा, पाशा ने भी अभी काफ़ी अप्रिशिएट किया रीसेंट मेजर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने लिए हैं टू प्रमोट द एक्सपोर्ट्स एज वेल। सो अ लॉट ऑफ वर्क हैज स्टार्टेड, प्रोबब्ली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी थोड़ी सी इतनी फास्ट नहीं जा रही है जितना उनको काम करना चाहिए, क्योंकि देखिए हाँ, हमेशा मतलब मजीद improvement आनी चाहिए, लेकिन but a lot of हमेशा things यही have कह रहे started हैं happening. कि अगले 2-3 साल में हम शायद 5 बिलियन जो है वो अचीव कर लेंगे आईटी से, मगर उसके लिए थोड़ा सा आपको जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आईटी बिजनेस के लिए जो इंडिया ने किया, वहाँ तो जी आप जाएं, शहर के शहर जो हैं मतलब उन्होंने वो कर दिए। दूसरा जो है, अगर हम अपने रेवेन्यू में फर्दर, देखिए बड़ा आसान ये कहना है कि जनाब हम फर्दर रेवेन्यू जो है, असल में अगर वही लोग हैं, आप उसको कितना ज़्यादा आप रेवेन्यू लेंगे, इसके लिए हमारी 50% इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। किसी तरह उसको जब आप लेके आएंगे अपने चैनल के अंदर, डॉक्यूमेंट उसको करेंगे, तो उससे भी जो है आपके रेवेन्यू के अंदर बहुत इजाफा होगा, जो इस वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे रेवेन्यू के अंदर इजाफा हो। सही है। आई थिंक वी कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ऑफ द शो नाजरीन, यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में मुख्तलिफ सेक्टर्स को डिस्कस किया, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात की। अब यहाँ पे थोड़ी रिकमेंडेशन ले लेते हैं। करंट पैकेज में स्टिल अ गुड पैकेज, बट अ लॉट हैज़ टू बी डन मोर, दैट्स व्हाट यू बिलीव इन। एंड उसमें 2 से 3 लाइन आइटम बताइएगा जो कि कैपेसिटी में है गवर्नमेंट की अभी, बिकॉज बहुत सारे, फॉर एग्जांपल बिजली सस्ती कर दें, ऑल्दो सर्दियों में कुछ वो पैकेज लेकर ही आ रहे हैं जस्ट टू इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, बिजली के तो प्राइस बढ़े हैं अभी, तो लेकिन वो मेजर्स हों कि जो जहाँ पे गवर्नमेंट की कैपेसिटी हो, बिकॉज यू हैव बीन एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ फोरम्स कि आपको पता है गवर्नमेंट की कैपेसिटी कहाँ पे हो, वहाँ बताइएगा। देखिए मैं ये सोचता हूँ कि गरीब आदमी जो है वो पंखा चला के भी सरवाइव कर लेगा, और अगर पेट्रोल भी महंगा है तो उस पर भी कर लेगा, मगर वो आइटम जो खाने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसका ताल्लुक़ उसके भूख से है, उसको हमने खुदारा किसी कीमत पे भी वो हमारे हाथ से उसके प्राइजेस नहीं निकलने चाहिए, और उसको हम रखें, और सब्सिडी भी अगर हमने देनी है तो उन आइटम्स के ऊपर दी जाए। मगर आई स्टिल फील कि 120 बिलियन जो है, इससे स्मॉलर अमाउंट, आई थिंक इसके अंदर इजाफा होना चाहिए कि कम से कम जो गरीब आदमी है उसको ये तकलीफ नहीं हो कि घर के अंदर उसके जो है खाना जो है वो नहीं मिल रहा। सही है। 20 मिलियन फैमिलीज विल बेनिफिट आउट ऑफ इट 6 महीने के लिए, एंड देन लेट्स सी कि क्वेश्चन कितना बनता है। 6 से आगे भी देखना होगा, बिल्कुल, और 6 महीने के लिए अब लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। जी सर, व्हाट्स योर रिकमेंडेशन? बाकर, आई थिंक क्वालिटी इन्फोर्समेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसलिए एग्जांपल देता हूँ, शो में आने से पहले अगर मैं 4 लोगों से सड़क पे बात कर रहा हूँ कि आप अपना घर का राशन कहाँ से लेते हैं, तो मुझे कोई नहीं कहता कि हम यूटिलिटी स्टोर से लेते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी ख़राब है। तो खाने की अशिया जो है, जो लोअर सेगमेंट पे लोग हैं, जो बिल्कुल एक गरीब खानदान जिसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वही यूटिलिटी स्टोर से नहीं लेते, क्योंकि दे आर नॉट हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ फूड दैट दे आर गिविंग टू देयर चिल्ड्रन। तो उसको क्वालिटी मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ताकि ऐसे ना हो कि जो बिल्कुल कंटेमिनेटेड और बिल्कुल एक्सपायर्ड और बिल्कुल स्टोर्ड वाली चीज़ है,
हम यूटिलिटी स्टोर्स पे लगे, बिकॉज एक एवेन्यू है, एक नेटवर्क है यूटिलिटी स्टोर्स का पूरे पाकिस्तान के अंदर, अर्बन भी, रूरल भी और सब अर्बन भी। वहाँ पे इन्फोर्समेंट ये होनी चाहिए, चाहे वेब कैम्स हो, चाहे वो स्नैप चेक हो, चाहे वो रैंडम चेकिंग हो, चाहे टीम्स हायर करें, ताकि लोग जो हैं, जो आजकल भी बड़े बड़े सुपर मार्ट्स के या किराने से ले रहे हैं शॉप ने खाने की चीज़ें, जैसे सर बता रहे थे यहाँ पे, उनको डाइवर्ट करें यूटिलिटी स्टोर पे, जहाँ पे गवर्नमेंट एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, एहसास का मैकेनिज्म ये कि ये लोग किराने के स्टोरों को भी रजिस्टर कर रहे हैं, सो इट्स नॉट ओनली फोकस्ड ऑन यूटिलिटी स्टोर्स, बट यस यू राइट कि क्वालिटी इन यूटिलिटी स्टोर्स इज बकर आपको याद होगा बजट के दौरान शौकत तरीन साहब ने कहा था कि पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन होंगी, सब इंटीग्रेट होगा और प्राइस लॉटरी शुरू हो जाएगी, उसकी इन्फोर्समेंट अभी तक नहीं देखे। अवाम जो है ना वो आज से परेशान अच्छा, बहुत सारे शहर में अगर आप जाएं तो मेडिकल स्टोर्स के अंदर पॉइंट ऑफ सेल्स आ गया बाय द वे, जितना अच्छे जो ब्रांडेड स्टोर्स हैं। यस, वो जो ब्रांडेड की आप बात करें ना, दैट्स हार्डली 5% ऑफ द टोटल डेटाबेस। तो टेस्टिंग कहीं ना कहीं शुरू हो गई, बट तो मैसिव अपील आप कहना चाह रहे हैं वो नहीं है। अपील है, देखिए अवाम अगर टीवी पे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को 120 अरब की अनाउंसमेंट करते हुए, वो चाहते हैं कल सुबह में उठे तो उसका बेनिफिट मेरे जेब में आ जाए। दैट्स व्हाई आई बिलीव कि क्वालिटी मेंटेनेंस बहुत जरूरी है और अर्जेंट मोस्ट है फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द पीपल टू गेट सम रिलीफ। सी आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाज़रीन, बहुत सारे मेजर्स हम देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। पॉइंट ऑफ सेल्स वाज अ बिग, जिसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ कि पॉइंट ऑफ सेल्स नहीं लगाएं, उसके तहत अ लॉट ऑफ रेवेन्यू मोबिलाइजेशन हैज़ बीन ऑटोमेटेड। सो जो FBR को रेवेन्यू आ रहा है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो अच्छी खासी ऑटोमेट हो चुकी है। बट पॉइंट वेरी वैलिड कि बहुत कम वो सेगमेंट्स या स्टोर्स हैं या शहर हैं जिस पे फोकस किया गया है। अगर उसको उसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ाई जाए तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इज स्टिल ऑन द कार्ड्स, जो कि FBR अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। फरहान, व्हाट इज योर इनसाइट सेइंग? जी, मैं असरान की बात को सेकंड करूंगा कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस तरीके से हो जाए, क्वालिटी मेंटेनेंस हो, ऐसा ना हो कि हम दोबारा उन्हीं लोगों पे स्पेंड कर रहे हो जिस तरह हमने कोविड में देखा कि उनको राशन मिलता था और वही ओपन मार्केट में बिक रहा होता था। तो डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस कंट्रोल हो जाएं ताकि गवर्नमेंट ये जो पैसा स्पेंड कर रही है 130 मिलियन लोगों पे, ये वाकईतन सही लोगों तक जाए जो इसके हकदार हैं। आई थिंक इससे बेहतर कोई इक़दाम नहीं हो सकता था। ठीक है, ओवरऑल आप स्टॉक मार्केट को किस तरह देख रहे हैं? यहाँ से आर वी इन द बुल साइकिल, आर वी इन द मिडिल ऑफ द बुल साइकिल, हैव वी गॉन थ्रू अ बिग करेक्शन एंड यहाँ से चीज़ें इंप्रूव होनी है? व्हाट्स योर इनसाइट सेइंग? मुझे जो मार्केट का व्यू लगता है यार, वो बिल्कुल मार्केट में जो है वो एक रेंज बॉन्ड जैसी एक्टिविटी रहेगी। शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन देखें हमने, काफ़ी ज़्यादा मार्केट करेक्शन कर चुकी थी, तो उसके बाद एक बाउंस बैक देखा है। बट आई डोंट सी एनी स्ट्रेट बुल रन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। मार्केट में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ रहेंगी ऑन एंड ऑफ, ना इतना ज़्यादा कोई नेगेटिव है, बट कोई ऐसी जिस तरह की मैक्रोज डेवलपमेंट हो रही हैं, आई डोंट सी एनी बिग बुल रन फ्रॉम दिस एरिया। तो फिलहाल लगता है मार्केट कंसोलिडेशन एरिया में रहेगा। सही है जी सर, व्हाट्स योर इनसाइट सेइंग? जी बकर, आई थिंक इस वक्त जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट वेरिएबल हमें मॉनिटर करना चाहिए ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली। अगर इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस $100 से ऊपर टॉप अप करते हैं तो ये महंगाई की लहर और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाना और स्टॉक मार्केट सबको हीट फील होगी। तो मुझे लगता है अगले 2-3 महीने तक हमें ये देखना चाहिए कि ओपेक प्लस क्या करता है और यूएस की प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करती है। मेजॉरिटी ये कंसेंसस कह रहे हैं कि $100 प्लस हो जाएंगे। समझ लें कि अभी जो पेट्रोल हमारा और 30 रुपये महंगा हो सकता है, 25 से 30 रुपये, अगर वो ऑयल प्राइस ऊपर चली गई तो। अगर वो नहीं जाती तो मुझे लगता है कि मार्केट में फॉर द शॉर्ट टर्म, मतलब 6 महीने तक देयर इज़ गुड ग्रोथ, बिकॉज काफ़ी महीनों से करेंसी जैसे ऊपर जा रही थी तो बिजनेसेस ने अपनी प्राइस हाइक रोकी हुई थी। नवंबर में हमें लगता है कि सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर, केमिकल्स ये अपनी प्राइस हाइक करेंगे और गवर्नमेंट ने भी मुश्किल इकदाम उठा दिए हैं। आई थिंक 1 दिसंबर को IMF की बोर्ड मीटिंग है जहाँ पे ये अपनी ट्रांच को अप्रूव करेंगे। जब वो सिग्नल आ जाएगा कि IMF के अंदर हम चले गए, गवर्नमेंट ने भी मुश्किल फैसले ले लिए, अवाम ने भी वो जो प्राइस हाइक देखनी थी देख ली, तो आई थिंक वो ट्रेजेक्ट्री शुरू हो जाएगी और वहाँ से एक ऑप्टिमिज्म। ठीक है सर, योर फाइनल टेक क्विकली। सर बस कल की स्पीच के बाद जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ गई है, ख़ास तौर पे जो, तो मेरा तो ये है कि अगर प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जी हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और जो डिजर्विंग लोग हैं मेरे ख्याल से उनकी कुछ मदद होनी चाहिए और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे मेरे भाई ने कहा कि जैसे कोविड में हुआ था कि लोग ले रहे थे और बेच रहे थे, तो उसको ज़रा ठीक है। ऑन दैट नोट, इश्तियाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। आसिफ साहब, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। फरहान साहब, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नाज़रीन, एक एट द एंड एक बड़ा एक एक्सोजेनस फैक्टर ये होता है यहाँ पाकिस्तान में, जैसे फॉर एग्जांपल आर्बिट्राज है
अगर आप कोई डिजर्विंग फैमिली जो कि NIC पे मुस्तहक कहलाती है एहसास प्रोग्राम में, और वो राशन लेके ओपन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, पर गवर्नमेंट कैन ओनली मेक श्योर कि वो जो डिजर्विंग फैमिली है उसकी कवायफ नादरा से वेरीफाइड है। आगे वो अगर बेचने जाए, या कोई एक बहुत एक्टिव फ़कीर माफिया है आपके शहरों के अंदर, बट दिस इज एन एक्सटर्नैलिटी वी कैन नॉट कंट्रोल, गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऑल वी हैव टू मेक श्योर कि जो इनिशियल डेटा था जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंपाइल किया था एहसास प्रोग्राम का, दैट हैज़ बीन एफिशिएंटली मेड, उसके अंदर कोई डेटा में डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कुछ वो लोग जो जिनको उसमें नहीं होना चाहिए था वो उसमें अब नहीं है। सो दैट इज समथिंग द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी कंट्रोल्ड। यहाँ पे बहुत सी एक्सटर्नैलिटीज और न्यूज़ मीडिया आउटलेट पे आप ये देखते रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन साइट के ऊपर। ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर जिस तरह बताई भी गई कि IMF के प्रोग्राम के जाने के बाद और उससे जाने से पहले आपने ऑलरेडी बहुत टफ मेजर्स ले लिए हैं। यहाँ से जिस तरह इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आती हैं, थोड़ा सा कुशन मिलता है, तो इन्फ्लेशन भी यहाँ से नीचे आने का इम्कान है। दूसरा, अगेन जो सप्लाई साइड की इनएफिशिएंसीज हैं, जो प्रोडक्टिविटी में प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर इशूज़ हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से आते हैं, जो कि सप्लाई चोक करके आते हैं, सप्लाई चेन में इशूज़ डाल के आते हैं, उसको एक सेपरेट वे में टैकल करना होगा गवर्नमेंट को इफ़ द प्राइसेस हैव टू बी रिड्यूस। अदरवाइज डज नॉट मैटर कि आप जितनी GDP ग्रोथ रेट कर लें, अगर कोई माफिया कीमतें बढ़ाने में लगा हुआ है तो उसको आप रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अनटिल एंड अनलेस आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इकोनॉमी पे नहीं लाते। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।